हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश के सीटेट के पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, पैसेज होगी आपकी इसमें और इसके साथ साथ आपका पेडागोजी भी होगी। तो 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और मेजोरिटी चांसेस यही है आपके कि इसमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसेज की बात करते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इस पैसेज के लिए आप इसको ना वो करके पढ़ लो, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद मैं आपको इसका आइडिया ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, तो आपके पास लाइक 2-3 मिनट है, इसको पॉज करो वीडियो को और आराम से इसको पढ़ो, इसका गेन करो कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना। अगर आपने इसको पढ़ लिया हो तो यहाँ पर आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो पूरा सेंट्रल थीम है ये इन्वेंशंस के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, काफी लोगों ने इन्वेंशन करी, काफी इन्वेंशन तो जब लोग जिंदा थे तब भी सामने नहीं आई और काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी उन्हें, कितने स्ट्रगल्स थे उनके। ठीक है, तो काफी सारी चीजें उन्होंने इसमें बात करी है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक क्वेश्चन है आपका 121 क्वेश्चन यहाँ पे। तो पैसेज है एक मैन के ऊपर हु ब्लेजेस अ ट्रायल इन एनी फील्ड। ब्लेजेस मतलब कि जो बहुत मतलब मेहनत करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लेजेस का मतलब आपके लिए रख रखा था। यहाँ पे यूज्ड इन वेरियस एक्सप्रेशन, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि बहुत ज्यादा जो किसी उसमें वो करता है। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जिसने बहुत ज्यादा कुछ कर रखा हो, बहुत ज्यादा मतलब एक्सेप्शनली हाई वर्क। ठीक है, और दूसरा है हु गेन्स रिकॉग्निशन इन दिस लाइफ टाइम। तो देखो पैसेज उस मैन के लिए है जिसने लाइक करा है, हु ब्लेजेस अ ट्रायल इन एनी फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं है कि हु गेन्स रिकॉग्निशन इन लाइफ टाइम, क्योंकि यार देखो आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो मतलब जब जब तक जिए तब तक उनका वर्क रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ। ठीक है, जब वो मर गए तब जा करके उनका वर्क रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, हु फेसेस नो ऑर्डिल्स उनके बारे में भी नहीं है, हु स्विम्स विद द करंट ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो आ जाता है ये उसके साथ चला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नाउ 122 है आपका द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। आपके पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? द मैन ऑफ जीनियस आर थॉट वेरी हाईली बाय देयर कंटेम्प्रेरीज, या देयर कंटेम्प्रेरीज आर जेलस ऑफ देम, या फिर यहाँ पर ये लिख रखा है कि दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट दे डाई अ हैप्पी डेथ। तो यहाँ पे स्ट्रगल की बात करिए कि यार हमें जब जो हमने सेंट्रल आइडिया पढ़ा है इसका पूरे का, तो हमें ये समझ में आया कि भाई स्ट्रगल तो उन्हें बहुत करना पड़ा है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, पैसेज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो पियोनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय देयर सोसाइटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पियोनियर किसी भी सोसाइटी किसी भी फील्ड के उसकी सोसाइटी के थ्रू डिफीट करे जाते हैं। एंड दे आर लुक्ड विद एट विद डिसफेवर, दे आर पेट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट एंड दे हैव टू कोप अप विद द हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम्स। तो यहाँ पर आपका नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट पूछा था हमसे। पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता लगा दे आर पेट्रोनाइज्ड बाय स्टेट, ये पैसेज में कहीं नहीं दे रखा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है, ये आपकी थर्ड ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाता है और वही हमें चूज करना है। नाउ आपको गेलियो, यहाँ पे जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तो गेलियो, ये जो आपका गेलीलियो है इसकी टेल सिमिलर थी कॉर्पेनिकस से या फिर वर्स थी कॉर्पेनिकस से, बेटर थी या फिर बेटर देन दैट ऑफ सोक्रेट्स। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तब आपको ऊपर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप सबसे पहले किसकी बात करी? सोक्रेट्स की करी थी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने निकोलस की ना, इधर कंपैरिजन हो रखे हैं। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर ये कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे हाँ, कि जो गैलीलियो की ट्रेल थी वो आपकी वर्स देन दैट ऑफ कॉर्पेनिकस, कॉर्पेनिकस से भी बेकार थी। द वर्ड एपेथी यूज इन पैसेज मीन्स, जो वर्ड एपेथी यूज हुआ है पैसेज में उसका मतलब होता है इनडिफरेंस। ठीक है, मीन्स नो फीलिंग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू वर्ड हॉस्टिलिटी एज यूज इन द पैसेज। पैसेज में वर्ड यूज करा गया है हॉस्टिलिटी, तो यहाँ पर आपका हॉस्टिलिटी का ऑपोजिट मतलब पूछा है। हॉस्टिलिटी का ऑपोजिट मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 126, हॉस्टिलिटी का ऑपोजिट मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। ऑपोजिट इज फ्रेंडलीनेस। ठीक है, हॉस्टिलिटी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इनमें से कौन सा पार्ट जो है आपका वो एरर कंटेन करता है। तो दिख ही रहा है आपको, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम दैट वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम नहीं होता है, ठीक है। और चलो आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम हो भी गया, तो यहाँ पर आपको एक और जगह है जहाँ पे वो अलग से दिख रहा होगा कि दैट वाई तो नहीं होता, दैट्स वाई होता है। तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि जो विजिबली दिख रहा है वो दैट वाई है, तो दैट्स वाई जो है वो आपका ये है, गलत है यहाँ पे। तो आपको बी ऑप्शन चूज करना है, सेकंड का बी। तो सेकंड ऑप्शन इज योर राइट। नाउ नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें से कौन सा जो है इसकी स्पीच पूछी है आपकी, इसकी स्पीच क्या है। तो आपका जो मैनी है, ही हैड टू गो थ्रू मेनी ऑर्डील्स, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है मेनी यहाँ पे जो यूज करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये एक और आपका, ये वही पैसेज दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैसेज आता है ये हेल्थ केयर के ऊपर है, ठीक है। तो अभी आप इसको एक बार रीड करो पॉज करके वीडियो, ठीक है। देन ये यहाँ पे आपका और दे रखा है, ये यहाँ तक है आपका पैसेज, ठीक है। पॉज करके आप एक बार पढ़ लो, और आपका जब पढ़ लो तब मैं बताती हूँ आपको इसका सेंट्रल थीम क्या था। इसका सेंट्रल थीम जो है वो हेल्थ केयर है, इस पूरे पैसेज का, कि कैसे इंडिया का हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है, कैसे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, प्राइवेट हेल्थ केयर में जाना पड़ता है, कैसे काफी ज्यादा मतलब जो मेटर्निटी केसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं, कितने बेबीज मर जाते हैं, और कितनी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो डिलीवरी टाइम उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब काफी सारे यहाँ पे कॉजेज ऐसी चीजें बताई हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपसे, द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडियन विलेज, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इन इंडियन विलेज डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड। और बी है आपका, टाइम हेल्थ केयर इज विद इन ईजी एक्सेस ऑफ द इंडियन टाउन्स। सी ऑप्शन है, द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडियन विलेज इज पिटिफुली बैड। डी ऑप्शन है आपका, लेस देन 700 मिलियन पीपल इन इंडियन विलेजेस हैव एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। अब ऑप्शंस ऐसे नहीं है एबीसीडी, ऑप्शंस में आपको दो दो के ऑप्शन करके दे रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो हमें ये पहले ये देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यार ये चीज तो बिल्कुल सही है कि जो वो है हेल्थ केयर है, स्टेट ऑफ हेल्थ केयर वो है वो बहुत बेकार है, ठीक है, इंडियन विलेज में। वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेस देन 700 मिलियन पीपल इन इंडिया इंडियन विलेजेस have the advantage of adequate medical facilities। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे था कि 700 अराउंड 700 मिलियन पीपल जो थे उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है रूरल एरियाज में, विलेजेस में। तो ये आपकी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब हमारी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 129, और यहाँ पे हमारी सी स्टेटमेंट ट्रू है और डी गलत है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट इज ट्रू, डी इज फॉल्स। हमारे पास एक ऑप्शन है बट स्टिल हम लोगों को यहाँ पे बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। तो द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडियन विलेजेस डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड, बेकार है, ये तो सही है। टाइमली हेल्थ केयर इज विद इन ईजी एक्सेस, ये गलत है, ठीक है। और द कंडीशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडियन विलेजेस डज नॉट लीव एनीथिंग टू बी डिजायर्ड, मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से ये डिपेक्ट हो रहा है कि मतलब कंडीशन बहुत अच्छी है बट ऐसा नहीं है, ठीक है। एनीथिंग टू बी डिजायर्ड मतलब क्या हो रहा है कि हम मतलब सब कुछ सही है वहां पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो यहाँ पे आपका सी डी इज ट्रू, सी इज ट्रू एंड डी इज फॉल्स वाला आपका ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट है, ठीक है। देखने में पहले ऐसा लग रहा था कि ये ठीक ही सही तो स्टेटमेंट, बट डिजायर्ड पे अगर आप जोर डालोगे तब आपको समझ में आया कि ए स्टेटमेंट गलत है। नाउ 130 है, the passage talks about the successful implementation of healthcare program in semi-urban area of India, or the urgent need to prop up medical facilities in suburban areas of India. Indian लिखा हुआ है, India ही है वो, sorry. The improvement of rural health problems in India, the inefficiency of Indian doctors to provide quality health facilities. तो
द अर्जेंट नीड ऑफ, यहाँ पे जो पैसेज है आपका वो किस बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा पैसेज बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हमारे रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, इंडिया की जो रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स है कैसे आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पे, ये सब चीजों पे ही बात कर रहा है वो। द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट मेडिकल फैसिलिटीज आर नाउ अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन्स, नहीं है वो तो गलत है ये। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स डाई व्हाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है। और फिर भी आगे पढ़ेंगे, मोर देन 60% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बिल्कुल नहीं। मोर देन क्या 60% के पास भी नहीं है। और अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 132 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, बात तो यहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है इंडिया में, उसकी वजह से इंडियंस जो हैं वो लोकल प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर पे जाते हैं, तो ये बात तो सही है, गलत तो इसमें कुछ है नहीं, उन्होंने बताया था ये। ठीक है, अब द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर्स न्यू प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट उसमें रिक्वायर ही नहीं है, मतलब इनका इनके हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से कि एकदम परफेक्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन, जो कि गलत है। तो हमें तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट मिल गई है जो कि सबसे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड इसका आंसर कर सकते हो, और अगर नीचे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आंसर इसका सेकंड है। 133 है, द वर्ड थॉट्स यूज्ड इन द ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज मीन्स, एक वर्ड यूज करा है आपके लिए थॉट्स, तो थॉट्स मतलब होता है किसी को रोकना, किसी को रिस्ट्रेन करना, मतलब उसके में रुकावट बनना। तो उसका यहाँ पे यहाँ पे उसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा वर्ड सिमिलर लग रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 133 क्वेश्चन में आपका ये है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, रुकावट आना, किसी का रास्ता रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना उसे। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैक यूज्ड इन पैरा 1। अब लैक वर्ड है एक, उसका एंटोनिम क्या होता है आप सबको पता है, लैक मतलब कमी, है ना। इन सब में प्लेंटी मतलब क्या होता है, प्लेंटी मतलब कि पूरा है भाई, हमारे पास बहुत सारा सामान है, तो प्लेंटी मतलब बहुत सारा। ठीक है, और इनफ मतलब भी बहुत सारा होता है, और लैक मतलब कम होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। हमसे एंटोनिम पूछा है उसका उल्टा। यहाँ पे कौन सा पार्ट एरर कंटेन करता है, आई शेल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस अनलेस यू डू नॉट गिव मी एन आवर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है इसका वो एरर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो आई शेल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस, अनलेस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अनलेस यू डोंट, पहले बात तो वैसे हम यू डू नॉट नहीं लिखते, यू डोंट लिखते हैं, बट इसमें यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसके साथ है, इसके साथ ये गलत है। अनलेस यू मतलब ये ऑकवर्ड लग रहा है साउंड करने में, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अनलेस यू डोंट की जगह हम क्या और लिख सकते हैं। ठीक है, अनटिल भी लिख सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके अब सारे के सारे ना वो हो चुके हैं, अब हमारा पेडागोजी वाला सेक्शन आएगा, ये दोबारा के दोबारा रिपीट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा वो था, तो या अब यहाँ पे हमारा पेडागोजी वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट करेक्शन टेक्निक, इनमें से कौन सी जो करेक्शन टेक्निक है वो एकदम बेस्ट है। तो द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बच्चे को उसी टाइम ठीक करो जब वो बोल रहा है, या फिर करेक्शन वर्क शुड बी डन एज अ होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर विल रिपीट द एरर्स। करेक्शन वर्क जो होना चाहिए पूरी क्लास एक्टिविटी की तरह रिपीट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है सेम एरर रिपीट ना करे। ठीक है, या फिर यहाँ पे लर्नर्स नीड, यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है, बेस्ट करेक्शन, लर्नर्स एरर नीड नॉट टू बी करेक्टेड एट ऑल, बच्चों के एरर्स ठीक ही मत करो, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। So teachers do the error analysis and find patterns, then reteach and clarify the areas to the learner। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल गया फोर्थ, कि टीचर क्या करेगी भाई, टीचर करेगी पहले एरर एनालिसिस, बच्चों की कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, और पैटर्न्स ढूंढेगी कैसी गलतियां हो रही है, क्यों हो रही है, फिर उनको वो दोबारा समझाएगी वो कॉन्सेप्ट जिससे कि वो गलतियां ना हो। ठीक है, वो एरियाज ठीक हो जाए, उनके क्लैरिफाई हो जाए जो गलतियां वाले हैं। अब विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट करेक्शन टेक्निक, ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये ना हर बार दो दो क्वेश्चन ऐसे देखो सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहे हैं, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है मे बी इस वजह से, नहीं तो ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है।
ठीक है, तो ऑडियो लिंगुअलिज्म रिवील्ड हेविली ऑन रिलाइड सॉरी जो ऑडियो लिंगुअलिज्म होता है वो हेविली किस पे रिलाई करता है? ब्रिंगिंग लैंग्वेज टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट्स, यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एंड बैनिश मदर टंग, ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन में जो वो होता है ऑडियो लिंगुअलिज्म होता है वो मोस्टली ड्रिल्स और प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होता है सबसे ज्यादा, ठीक है, जिससे कि हैबिट फॉर्मेशन हो। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नाउ ऑडियो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न आवर स्टूडेंट्स इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स, which one of the following is not the correct way to promote the use of dictionary? अब हम एज अ लैंग्वेज टीचर चाहते हैं कि बच्चे जो हैं सक्सेसफुली डिक्शनरी यूज करें, तो हम कौन सा एक तरीका यूज नहीं करेंगे जिससे हम बच्चों को डिक्शनरी के लिए प्रमोट करें, ठीक है। फाइंडिंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूजिंग द मीनिंग दैट इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड। तो इनमें से कौन से तरीके से हम बच्चों को नहीं प्रमोट करेंगे कि आप वो करो, तो हर मतलब ये नहीं बोलेंगे ना रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, हर नए वर्ड के लिए उसके टीचर के पास जाना, मतलब ये लिखा हुआ है विच इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रमोट यूज ऑफ डिक्शनरी, कि आपको हर उसके लिए, क्योंकि टीचर बच्चा पूछ सकता है टीचर से, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको बच्चों मैम से मत पूछना इसलिए आपको डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, तो व्हाट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग? इनमें से ऑथेंटिक लिसनिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑथेंटिक लिसनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आप 139 का क्या हो सकते हो? 139 में आपका हो सकता है रेडियो ब्रॉडकास्ट, क्योंकि रेडियो ब्रॉडकास्ट में हम ऑथेंटिक लिसनिंग सुनते ही है ना, हम और कोई स्किल तो यूज नहीं करते हैं उसमें, हमारा सिर्फ लिसनिंग ही चल रहा होता है। सिंगिंग अ सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग, रीडिंग अलाउड में सारे रीडिंग स्किल्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। नाउ एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर। अब एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते हमारे पास डैश नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर ग्रामर की। कैसी नॉलेज होनी चाहिए? इम्प्लिसिट एंड ओवर्ट, और या फिर एक्सप्लिसिट, या फिर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, या फिर वास्ट। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक ग्रामर टीचर हो तो। नेक्स्ट है आपका द सक्सेस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन। एक सक्सेस किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट किस पे डिपेंड करती है? Diagnostic teaching and material, identify the cause of learning gaps, time and interval of teaching learning, rules of grammar। तो इनमें से 141 का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है फोर्थ, की आप आइडेंटिफाई करो बच्चों के लर्निंग गैप्स को और उनका क्या कॉजेज है, फिर उनको ठीक करो, ठीक है। नाउ 143 इन द 42 इन द लैंग्वेज क्लासरूम, a child often faces problem in learning her or his first language at school because। अब एक लैंग्वेज क्लासरूम में बच्चा हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करता है कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज सीखने में, बिकॉज learning his or her own language at school is not interesting. School language is more formal than home language. The child knows that language and there is no point of learning some other language. Again, nahi, the language is difficult for them to learn at school. यहाँ पर 142 का क्वेश्चन आपका सेकंड ऑप्शन सही बैठ रहा है कि यार स्कूल लैंग्वेज बहुत फॉर्मल होती है उनकी घर वाली लैंग्वेज से, तो इसीलिए बच्चा नहीं लर्न कर पाता है जल्दी से और प्रॉब्लम फेस करता है उसको लर्न करने के लिए। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग हेल्प स्टूडेंट्स टू। स्टोरी टेलिंग हेल्प करती है स्टूडेंट्स को किस चीज में? सिट इन डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन इन द क्लासरूम, एंजॉय द क्लास एम्बियंस, डेवलप देयर इमेजिनेशन। स्टोरी टेलिंग हेल्प करती है बच्चों को उनकी इमेजिनेशन डेवलप करने में, ठीक है। तो आपका 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। Which one of the following is the best way to assess the writing skill of students? Answer the question based on a chapter of textbook, dictation, completion of good writing, writing their experiences। तो अगर बच्चों को हम बोलेंगे कि आप अपने experiences लिखो, तब हम उनकी writing skill assess कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बुक में से क्वेश्चंस देंगे, डिक्टेशन देंगे तो वो रट सकते हैं ना, और गुड हैंड राइटिंग का तो कोई कंपटीशन का सेंस ही नहीं है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल्स फर्स्ट थ्रू एन आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन एंड देन ड्रिलिंग द रूल्स थ्रू प्रैक्टिस इज द डैश। तो हम क्या करें, अगर हम पहले बच्चों को रूल्स पढ़ा रहे हैं
फर्स्ट थ्रू आइसोलेटेड इलस्ट्रेशन, और उसके बाद हम फिर रूल्स को मतलब कंठस्थ कर रहे हैं, उसकी थ्रू प्रैक्टिस रूल्स और अच्छे से याद करवा रहे हैं। तो ये क्या है? ये 145 का क्वेश्चन, आपकी ये अच्छी अप्रोच है या फिर लाइक बेकार अप्रोच है? तो यहाँ पर अगर हम बच्चों को पहले, वैसे तो ग्रामर में होता क्या है, हम बच्चों को क्या करवाएं, एग्जाम्पल्स करवाएं, फिर उसके बाद वो पैटर्न खुद कर लेंगे, ठीक है। बट अगर डिडक्टिव अप्रोच की बात करें तो डिडक्टिव अप्रोच में वैसे ये होता है कि पहले आप रूल्स करवाओ बच्चों को, उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स करवाओ, फिर थ्रू प्रैक्टिस वो सीख जाएंगे। तो ये आपका डिडक्टिव अप्रोच का मेरिट है, ठीक है। एंड अगर ग्रामर की अप्रोच में देखा जाए तो मतलब ग्रामर में हम दोनों तरीके यूज करते हैं, हम इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों यूज करते हैं। तो एट टाइम्स ये हम ये वाली टेक्निक भी यूज करते हैं, ठीक है, कि आप पहले रूल बता दो, उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारी चीजें दो, तो वो रूल्स वो याद कर ले आराम से। नाउ बिगिनिंग यहाँ पे कर चुके हैं क्वेश्चन हम। द एक्टिविटीज शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम्स इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग वे टू। अब एक्टिविटीज हमें बच्चों को प्रेजेंट करनी चाहिए ग्रामेटिकल आइटम्स इन अ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे में, कि जिससे कि बच्चे हेल्प हो उन्हें लर्नर्स को टू डू देम एंड इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल आइटम्स का वो स्ट्रक्चर इंटरनलाइज कर सके। हेल्प लर्नर्स टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर। हेल्प लर्नर्स टू फील फ्री टू डू इट और अवॉइड इट। हेल्प लर्नर्स टू मॉनिटर देयर वर्क, ठीक है। तो 146 में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, कि हम चाहते हैं कि वो उन लर्नर्स को उनसे हेल्प हो और वो इंटरनलाइज कर सके। देखो अच्छी बात होती है कि लर्नर्स अपना मॉनिटर करे देयर वर्क, लेकिन इस चीज को करने से वो मॉनिटर नहीं कर पाएंगे अपना काम, ठीक है। तो इसका कोई उससे वो रिलेशन था नहीं। 147 इन लिटरेचर देयर इज और आर डैश ऑफ मीनिंग। लिटरेचर में यहाँ पे लेवल्स की बात कर रहे हैं, कितने लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में आपके मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक दो तीन भी नहीं, मल्टीपल्स होते हैं। हर कोई लिटरेचर में अगर एक चैप्टर में दे दूंगी तो हर कोई उसको अलग नजरिए से समझेगा, अदर अलग तरीके से उसका मतलब निकालेगा, ठीक है। देयर मल्टीपल लेवल्स। ना देखो 148 क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, और 3 क्वेश्चन खत्म होने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो यार एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। एटलीस्ट आप लोग मेरे लिए यही फेवर कर सकते हो कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ मांग भी नहीं रही हूँ, बट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है और वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो बस मुझे वो फीडबैक मिलता रहेगा। तो या डेफिनेटली, और मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर काफी सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि कहीं वो रिपीट ना हो जाए, हम दोबारा ना देखने लग जाए उन्हें, तो हमेशा लाइक कर दिया करो जिस वीडियो को, जिस लेक्चर को आप देख चुके हो। तो क्या हो जाता है ना, आपको एक रहता है कि अब ये लाइक हो चुका है, अगर दोबारा फीड आपके रिकमेंडेशन में आ गया, दोबारा खुल भी गया, तो आपको पता है ये लेक्चर लाइक्ड है, मतलब हम इसे देख चुके हैं, तो हमारे नोट्स इसके बन चुके हैं, तो हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे आपका ही टाइम सेव होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 148 फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज गेन्ड मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। जो फंक्शनल एक्सपेक्ट होता है लैंग्वेज का, गेन मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो कौन सी अप्रोच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? 148 में हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की, ठीक है। तो लैंग्वेज अगर सीखनी है, लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच। स्ट्रक्चरल, ट्रेडिशनल, कंस्ट्रक्टिव, ये सब कुछ काम नहीं करेगी। कम्युनिकेशन उसमें लैंग्वेज में सिर्फ कम्युनिकेशन ही आपका काम करेगा। Now, a literary text can be used in a language class for teaching and learning of। एक लिटरली टेक्स्ट यूज कर सकते हैं लैंग्वेज क्लास में टीचिंग एंड लर्निंग, किस चीज के लिए, किस के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में हम लोग लैंग्वेज फंक्शंस और न्यू वोकैबुलरी बच्चों की को पढ़ा सकते हैं एक लिटरली टेक्स्ट से, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एक लिटरेचर का टेक्स्ट उठा लो या चैप्टर उठा लो, तो उससे उनकी न्यू वोकैबुलरी और लैंग्वेज फंक्शंस ऐड होंगे। नाउ फर्स्ट ऑप्शन था उसका राइट। अब विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग, इनमें से कौन सा सही है ग्रामर टीचिंग के लिए? Teachers themselves should improve their knowledge of grammar. Grammar is to be treated in isolation. Grammar is to be treated in context. ठीक है, ऑप्शन आपको दिख ही रहा है सबसे सही, ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट। हमेशा कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर होती है, अलग से नहीं पढ़ाई जाती ग्रामर। जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उसी के साथ मर्ज होकर की ग्रामर होती है। इसीलिए अगर आप देखोगे सीबीएसई में, एनसीईआरटी में ग्रामर की कोई अलग से बुक नहीं दे रखी है, लिटरेचर के साथ साथ ही ग्रामर को पढ़ाने की कोशिश करी जाती है वहाँ पे। तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। इसी के साथ
आपका ये सेशन हो चुका है खत्म। एंड डेफिनेटली दिस वाज अ रियली ग्रेट सेशन, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा मुझसे पढ़ के। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपको पता है आपको क्या करना है। और हाँ, एक और चीज़ आप जो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे क्या होता है कि मैं डेली लेक्चर की नोटिफिकेशन डाल देती हूँ, तो वहाँ पर आपको ऐसे व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज आता है वैसे ही वहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो आपको रहेगा कि आपको रोज पढ़ना है, और आपको रोज जैसे ही उसका आएगा वैसे ही आप फटाफट से कर लो, क्योंकि अदरवाइज अब एंड मोमेंट पे बहुत सारा आपके पास काम भर जाता है ना। तो या उस पर आप मेरे से जुड़ सकते हो, वहां पे आपको मैं फ्री लर्निंग मटेरियल भी शेयर करती रहती हूँ। सो या दैट वाज इट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जरूर मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना। कोई क्वेरी और डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना। गुड बाय।